तो इसी का नतीजा हमने केएमडीसी के जरिए अरीवो का प्रोग्राम शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए उस साल 2014 में हमने रखकर शुरू किया। 2015-16 में 35 करोड़ रुपए रखा गया। 2016 में हुकूमत में मुझे आने का मौका मिला तो उस वक्त हमने 50 करोड़ रुपए रखा, लेकिन हमने खर्च किया 175 करोड़ रुपए। तो अरीवो के जरिए हमने नीट और सीईटी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो माइनॉरिटी के हैं उनको भी दाखिल किया, और नीट आने के बाद जो मैनेजमेंट सीट लेते हैं उन बच्चों को भी है ना आधी रकम बतौर खर्चा देने का भी हमने काम जारी किया था। और उसके बाद हमने है ना इसको डिग्री कोर्सेस तक भी है ना ले गए, जिसमें हजारों बच्चों को इसका फायदा हुआ। डिग्री कोर्सेस में 30, 35, 40 हजार रुपए का लोन, और ये 30-40 हजार रुपए के फीस के लिए बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो मैंने मेरे आखिरी दौर में कहा कि नहीं, हमारे बच्चों को साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आगाह करने के लिए पीयूसी के बच्चों को भी अरीवो का लोन मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2015-16 में हम 50 करोड़ रुपए रखे थे, तो आज भी वही 50 करोड़ रुपए है, उससे बढ़ाया गया नहीं है। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को उनकी तादाद हमारे कौम में खास तौर से बढ़ रही है। इसे और जितना बढ़ावा दे सकते हैं ये देने की कोशिश करनी चाहिए। बेंगलुरु में यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी का एक और बड़ा कदम। 1500 के करीब यतीम बच्चों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। 4 नवंबर बरोज मंगल हुए स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी, मारूफ दानिश्वर सैयद शफीउल्लाह, फैरोज अब्दुल्ला व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। एमएलए रिजवान अरशद ने मुस्लिम ऑर्फनेज कमेटी की खिदमात की सताइश की और कहा कि सिर्फ स्कॉलरशिप देना या किफालत करना काफ़ी नहीं है। स्कॉलरशिप के साथ मेंटरशिप, बच्चों की जहानत, इंटेलिजेंस में इजाफे के लिए कदम उठाए जाएं ताकि यतीम खाने के स्टूडेंट्स या फिर यहाँ से स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बनकर आला से आला ओहदों पर फायज हो सकें। रिजवान अरशद ने कहा कि माँ बाप से महरूम बच्चों की जिम्मेदारी समाज व माशरे पर आयद होती है, लिहाजा मुस्लिम ऑर्फनेज जैसे इदारे अपनी खिदमात में मजीद तौसी करें। रिजवान अरशद ने ये बात भी कही कि छोटी छोटी कौमें बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, लेकिन हमारी कौम में खिदमत का जज्बा तो है, लेकिन डिसिप्लिन, टीम वर्क की कमी की वजह से हमारे कई इदारे बंद हो चुके हैं। एमएलए तनवीर सेठ ने कहा कि औकाफी इदारे हिसाब किताब में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखें। बेंगलुरु के मुस्लिम ऑर्फनेज के तर्ज पर मैसूर में रिफाउल मुस्लिमीन की भी कोशिशें जारी हैं। तनवीर सेठ ने कहा कि माइनॉरिटीज़ की तालीमी तरक्की के लिए केएमडीसी के तहत अरीवो स्कीम एक बड़ा सहारा है, लेकिन मौजूदा अक़लियती महकमे ने अरीवो स्कीम में इजाफा नहीं किया है, जबकि स्टूडेंट्स को इस स्कीम की बेहद ज़रूरत है। तनवीर सेठ ने मस्जिद कमेटियों से गुजारिश की कि वो अपने इलाके में मौजूद सरकारी उर्दू स्कूलों की निगरानी करें, उर्दू स्कूलों की तरक्की का काम अंजाम दें। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज अली अल हुसैनी ने कहा कि उन्हें पहली मर्तबा बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में आने का मौका मिला। आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा वक्फ इदारा हो जो हर साल 1 करोड़ रुपये से ज़ायद स्कॉलरशिप
देता हो। चेयरमैन हाफिज अली अल हुसैनी ने कहा कि इस वक्त वक्फ के मामलात एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जो भी इदारे अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तरक्की के लिए कोशिशें की जाएं, उनकी हौसला अफजाई की जाए, लेकिन अफसोस कि हमारी कौम के ही चंद शरपसंद लोग वक्फ इदारों के कामकाज में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। चेयरमैन अली बाबा ने यतीम खाना अहले इस्लाम की तरक्की में भरपूर साथ देने का भरोसा दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना शमसुद्दीन ने कहा कि मिली इदारों में बिगाड़ पैदा करना, गैर ज़रूरी एतराज़ात पैदा करना मजहब इस्लाम के अहकामात के खिलाफ है। मुस्लिम ऑर्फनेज के सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने इदारे की मुख्तलिफ खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि पिछले 12 सालों में उनकी कमेटी ने इदारे की माहाना आमदनी को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 86 लाख रुपीस तक पहुंचाया है। यहाँ यतीम बच्चों की मुस्तकिल किफ़ालत के साथ पिछले 5 सालों से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों हुबली धारवाड़ में भी एक यतीम खाना कायम करने का मंसूबा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमारे आली जनाब तनवीर सेठ साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि उनके कुछ तासुरात से हमारे बच्चों को नवाजें। मैं हमारे तनवीर सेठ साहब के बारे में क्या कहूं, उन्होंने एक उम्दा बेहतरीन इंसान जो हमेशा कौम का दर्द जो है अपने दिल में रख के चलते हैं। जब वो यहाँ वक्फ के मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, हमारे कई मरहले उनके सामने आए, तो जिस तरीके से उन्होंने उसमें जो फैसला लिया वो आज भी वो सारी चीज़ें मेरे दिल में समा हैं। जब भी वो कुछ वक्फ के बारे में या कोई कौम के बारे में मसलों में कौम के मसलों के बारे में बात करते हैं, उनकी बातें जो हैं दिल को चूक जाती थी। जबकि हमारा एक ऐसा मसला था, उनके पास हम कई प्रेशर के बावजूद, उनके ऊपर कई पॉलिटिकल प्रेशर, उनके अहबाब दोस्त सबके प्रेशर के बावजूद भी जो यतीम खाने के हक में उन्होंने जो फैसला किए, उसका मैं आज भी उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ कि हमारे तनवीर सेठ साहब को अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर परेशानियों से उनको आला करे, उनको नजर बस से बचाए और आइंदा आने वालों में और अल्लाह ताला उनको तरक्यात दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आपके तासुरात से हम लोगों को नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। इस साल भी माशरे के तमाम तालिब इल्म बच्चों के वो स्कॉलरशिप के जरिए उनकी इज्जत अफजाई करने की जो सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ गो हूँ कि इस जज्बे को ना तादेर तक, इसी हौसले को ना आगे बढ़ाने की हिम्मत इन तमाम कमेटी के अरकान को अल्लाह नसीब फरमाए। और इसके साथ साथ मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ कि नाचीज को भी आज आप तमाम के दरमियान बुलाए हैं। मैं बड़े ही खुशी के साथ इस चीज को मानकर आप तमाम के दरमियान हूँ। इजलास में मौजूद इज्जतमाब मौलाना शमसुद्दीन साहब, रियासती वक्फ बोर्ड के सदर मौलाना अल हुसैनी, डॉक्टर अल हुसैनी साहब, इदारे के सदर जनाब शफीकुर रहमान साहब, मेरे न्यायिक दोस्त जनाब नवीद अहमद खान साहब,
सेक्रेटरी, इदारे के सेक्रेटरी, नायब सदर जनाब जावेद पटेल साहब, साबिक कॉर्पोरेटर जनाब मुजीब साहब, कमेटी के तमाम अराकीन, यहाँ जमा हमायदीन शहर, बच्चों के वालिदैन, कौम के उभरते हुए तमाम तालिब इल्म, तालिबात, जिनको आज यहाँ से है ना तुम्हारे उम्मीद के मुताबिक और तुम्हारी जो हौसला अफजाई करने का जो प्रोग्राम है, जिन किसी को भी मिला है उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसमें अगर किसी को नहीं मिला भी है तो इंशाल्लाह अल्लाह कहीं ना कहीं से जरिया बनाएगा। और उम्मीद है जिस तरीके से रिजवान अरशद साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुताबिक मुकाबले इस साल और बढ़ाया है, तो अल्लाह से दुआ है कि ना ये हर साल बढ़ता रहे और इसका फैज़ जो है हमारे कौम के बच्चों को मिलता रहे। हमेशा जहां कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को मैं कहने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम कौम होने के नाते किसी के साथ बराबरी करने का हमारा शौक नहीं होना चाहिए, या किसी चीज को लेकर जिसके पास जो भी है उसको देखकर रहना, हसद करना भी है हमारे लिए लाजमी नहीं है। अगर उड़ना आपके नसीब में है तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए, तो जब जाके हमारे सामने नतीजा पेश आएगा। सदियां गुजर जाती है सिर्फ ख्वाहिशात जाहिर करते हुए, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए मैं समझता हूं कि कोई अपना बुलंद इरादा लेकर काम करना चाहिए। नवीद अहमद खान साहब ने अभी बताया कि गुज़िश्ता 12 साल से इस इदारे के खिदमत में लगे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे 12 के 12 साल आजमाइश में गुजरे हैं, क्योंकि ये हर हमेशा ये तय है कि फल देने का एक दरख्त जो है उसी को लोग पत्थर मारते हैं। तो इससे ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, आपके काम को है ना आप करते रहिए। इसका अजर दुनिया में चाहे कोई दे ना दे, अल्लाह जरूर इसका अजर आपको देगा। आपने इदारे का रिपोर्ट जब पेश किया, आप जिन बातों को हमारे सामने रखा कि एक यतीम खाना होने के नाते हमारे बुजुर्गों ने जिन फैसलों को अपने दस्तूर अमल में लाकर 5 साल से 8 साल के बच्चों को दाखिला देना और उनकी उम्र 15-16 साल तक हमारे निगरानी में उनको है ना रिहाइश और है ना तालीम का इंतजाम कमेटी के जेर निगरानी में लाना और उसके बाद उन बच्चों को है ना बरी करना, यह हमारा एक दस्तूर अमल रहा। लेकिन मौजूदा कमेटी आने के बाद इन्होंने जिन फैसलों को लिया कि बच्चे चाहे जहां तक भी पढ़े, क्योंकि मजहब इस्लाम में यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरने से लोगों के गुनाह माफ होते हैं, और सिर्फ इसका यही मकसद से यतीम बच्चों को हमारे साथ रखना ये ठीक नहीं होगा। यतीम बच्चा बेशक वो अपने माँ और बाप को है ना खो लिया है, और जैसे रिजवान अरशद साहब ने अपने तकरीर में बताया कि अगर उसके माँ बाप इस दुनिया से है ना इंतकाल कर गए हैं
تو اس بچے کی ذمہ داری اس ملت کی ہوتی ہے، اور صحیح طریقے سے اس کمیٹی اس کی ذمہ داری لے کر جس طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو چن لیا ہے اور ان سے کام لے رہا ہے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جن باتوں کو میں اہم سمجھتا ہوں، شہر بنگلور میں کھڑ کر اس بات کو کہنے کا موقع مل رہا ہے، حکومت چلانے والے حکمرانوں کے قریب میں کھڑ کر بات کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس ریاست میں وزیر تعلیم، وزیر اقلیتی بہبودی اور اوقاف کے حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ ملت کی ان خواہشوں کا بھی مجھے علم ہے، ان جدوجہدوں کا بھی مجھے علم ہے، جہاں تک حکومت کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اوقاف کے ایک نسبت سے میں نے ایک سرکولر جاری کیا تھا 2017 میں کہ اوقافی ادارے اللہ کی املاک ہے، قانونی اعتبار سے ہم اس کا باقاعدہ ایک ایک پے کا بھی حساب ہر سال ریاستی وقف بورڈ کو بھی دیتے ہیں، عوام کو بھی دینا یہ ہمارا لازمی چیز ہے، اور وقف کے ساتھ جڑ کر کام کرنا، جیتے جی عوام کو بھی جواب دینا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان اداروں میں جہاں تک بھی طاقت ہے، ان کو ملت کا ساتھ دینے کا ایک سلسلہ جاری کرنا ہے۔ تو حساب کتاب رکھنے میں ادارے کے قائم کرتا جو احباب جنہوں نے اس املاک کو وقف کیا ہے، ان کے خواہشات کو بھی تا باحیات میں سمجھتا ہوں کہ تا دیر تک اسے قائم رکھنا یہ وقف کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی وقت سے یہ سلسلہ اسکالرشپ دینے کا شروع ہوا۔ آج بہت سارے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز میں اس چیز کو ہر کسی کو یہ اپنا حق سمجھ کر اس کے اوپر بیان بازی جاری کر دی ہے، لیکن ایک ادارہ ہر پے کا حساب رکھنا اور باقاعدہ جہاں خرچ کیا ہے اس کا پورا حساب رکھ کر دینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری بڑھتی ہے۔ اور یہ بہت خوشی کی بھی بات ہے کہ جو فیصلہ بنگلور آرفنیج نے، یتیم خانہ نے لیا، شہر میسور میں مجلس رفاع المسلمین ایک اوقافی ادارہ جس کے صدر کے حیثیت سے گزشتہ 20 سال سے میں خدمت انجام دے رہا ہوں، وہاں پہ بھی یہی ایک نظام تھا کہ 5 سال کے بچوں کو داخلہ دینا، 10ویں جماعت یا 16 سال کے بعد بچوں کو بری کر دینا، اور تمام یتیم خانے کے بچوں کو ریاست سے چلانے والے اردو اسکولوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اور تعلیم کی اہمیت کو جان کر جس طریقے سے آپ کے ادارے نے انگریزی اسکول شروع کر اردو کے نظام کو بھی قائم کیا ہے، تعلیمی اگر نتیجے دیکھنا ہے تو 10 سال کا ایک عرصہ گزرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے نتیجے آتے ہیں۔ تو میسور شہر کے بھی ہمارے ادارے میں یتیم خانہ نسواں میں لگ بھگ 402 شادیاں اب تک ہم نے ہمارے کمیٹی کی جانب سے کیے۔ مردانہ یتیم خانے میں بھی بچوں کے رہائش کے ساتھ ان کے تعلیمی نظام کو بھی ہم دیکھ کر رفتہ رفتہ ان چیزوں کو آگے لے کے گئے،
कि पहले बच्चे एसएलसी के बाद पीयूसी किया, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया और उसके बाद नर्सिंग में आए बच्चे, बीएससी नर्सिंग की। गुज़िश्ता साल हमारा एक बच्चा पीयूसी के बाद नीट एग्जाम लिया, क्वालिफाई हो नहीं सका, तो उसको मैंने एक हिम्मत दी कि तेरे पास दूसरा काम नहीं है, ये अगर लगन के साथ इसके ऊपर फिर मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की सीट मिलेगी। अगर गवर्नमेंट की सीट मिल रही है तो हमारी कमेटी तेरा भरपूर साथ देगा। तो उस बच्चे को फिर से रिपीट करवाने के बाद इस साल के नीट में बच्चे को है ना बीडीएस सीट मिली। कोलार डेंटल कॉलेज में उसका दाखिला दिलवाए। हमें इस बात का फख्र है कि हमारी मेहनत जिससे नतीजे आ रहे हैं, चाहे कोई माने या ना माने, खिदमत करने वाले को जिसकी खुशी महसूस होती है और उनको जिस तरीके से तसल्ली महसूस होती है, वो मैं समझता हूं कि वालिदैन अगर उनके बच्चे तरक्की करते हैं तो जो खुशी उनको महसूस होती है उससे लाख दर्जे खुशी मेहनत करने वालों को होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1.25 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप इस इदारे से आज दिया जा रहा है। हुकूमत से मरहूम खमरुल इस्लाम साहब, उनकी एक दूरअंदेजी का एक नतीजा, उस वक्त भी हम रुकन असेंबली में थे, बैठकर बात करते वक्त हमने कहा कि हमारे बच्चों को आला तालीम हासिल करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बात सच है, जो बच्चे पढ़ने का शौक रखते हैं उन वालिदैन के पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है उन बच्चों में पढ़ाई का शौक नहीं है। ये सही गलत इसका जिस तरीके से भी हम इसको अपनाएंगे अपनी जगह है, नहीं इसी का नतीजा हमने केएमडीसी के जरिए अरीवो का प्रोग्राम शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए उस साल 2014 में हमने रखकर शुरू किया। 2015-16 में 35 करोड़ रुपए रखा गया। 2016 में हुकूमत में मुझे आने का मौका मिला तो उस वक्त हमने 50 करोड़ रुपए रखा, लेकिन हमने खर्च किया 175 करोड़ रुपए। और मैंने कहा कि नीट और सीईटी इसके जरिए आने वाले बच्चे सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के कायल होते हैं, और इस बात को हमारे जहनों से निकाल देना चाहिए कि अगर कोई पेशा है तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर, इसके अलावा कोई पेशा नहीं है। ये बात गलत है। हमारे पास कई सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें है ना बच्चों को न सिर्फ इज्जत, उनको बाकायदा एक अच्छा मुकाम भी हासिल करता है। आज हमारी कौम के लिए ये देखना चाहिए कि चाहे वो मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो या जर्नलिज्म हो, लॉ हो, हर शोबे में हमारे बच्चों को दाखिला करने का काम और उनको है ना वो हमें सही राह दिखाने का भी काम, जैसा नवीद खान साहब ने बताया कि काउंसलिंग के जरिए इन बच्चों को है ना बाकायदा सही राह दिखाना भी हमारा फर्ज बनता है। तारीख के जरिए हमने नीट और सीईटी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो माइनॉरिटी के हैं उनको भी दाखिल किया, और नीट आने के बाद जो मैनेजमेंट सीट लेते हैं उन बच्चों को भी है ना आधी रकम बतौर खर्चा देने का भी हमने काम जारी किया था। और उसके बाद हमने है ना इसको डिग्री कोर्सेस तक भी है ना ले गए, जिसमें हजारों बच्चों को इसका फायदा हुआ। डिग्री कोर्सेस में 30, 35, 40 हजार रुपए का लोन,
اور یہ 30-40 ہزار روپے کے فیس کے لیے بچے اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے تھے. تو میں نے میرے آخری دور میں کہا کہ نہیں, ہمارے بچوں کو سائنس اور کامرس اسٹریم کے لیے آگاہ کرنے کے لیے پی یو سی کے بچوں کو بھی اروح کا لون ملنا چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 2015-16 میں ہم 50 کروڑ روپے رکھے تھے, تو آج بھی وہی 50 کروڑ روپے ہے, اس سے بڑھایا گیا نہیں ہے. بچے, پڑھنے والے بچوں کو ان کی تعداد ہمارے قوم میں خاص طور سے بڑھ رہی ہے. اسے اور جتنا بڑھاوا دے سکتے ہیں یہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ابھی رضوان ارشد سے بھی میری یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ 2011 میں جب میں آواز اٹھایا کہ اردو ایک زبان کی حیثیت سے ہم اس کی قدر کرنا چاہیے اور اردو زبان کو ادا سیکھنے کا ہمیں ایک نظام جاری کرنا ہے, لیکن میڈیم آف انسٹرکشن دنیائی اعتبار سے انگریزی یا کنڑ زبان میں اگر ہو تو ہمارے بچے ہے نا کچھ بن سکتے ہیں. تو اس وقت میں میرے پتلے جلائے گئے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے حکومت میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے موقع جب ملا خدمت کرنے کا, تو اردو اسکولوں میں بھی انگلش میڈیم جاری کرنے کے بعد آج ہمارے بچے باقاعدہ اسکولوں میں بھی تعداد بڑھ رہی ہے. اور مولانا آزاد اسکول جہاں ہم نے شروع کیا 6ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک, آج الحمدللہ ان اسکولوں کو 12ویں جماعت تک بھی ہم نے بڑھانے کا بھی کام کیا ہے کہ 100% ہمارے قوم کے بچے ہیں. اور یہ تمام بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہوتے تھے کیونکہ ہمارا ایک نظام ایسا ہے کہ لوئر پرائمری, ہائر پرائمری, بعد میں ہائی اسکول, اور اس طریقے سے 2700 اردو اسکول ہے پرائمری, اس کے عوض میں 123 ہائی اسکول ہے, اور اس کے عوض میں صرف ایک پی یو کالج پورے ریاست میں ہے. تو آج جس نظام کو ہم نے شروع کیا ہے کہ اردو زبان کو فرسٹ لینگویج دے کر 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک ہمارے بچے پڑھنے کا ایک موقع دیا ہے, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسے اگر ہم ڈگری کالجز تک بھی ہم لے گئے تو ہمارے بچوں کو پڑھائی کا ایک موقع بھی ملے گا اور ایک اچھا ماحول ملے گا, جس سے آج ہمارے بچوں کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک فیس دینے کے لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, دوسرا اداروں میں حجاب کا مسئلہ آ رہا ہے, یا پھر ان کو پڑھائی کی جگہ بہت سارے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے خود کے ادارے ہو تو ہمارے بچوں کی تعلیمی اعتبار سے جس طریقے سے ترقی لا سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں حال ہی میں بی ٹی اسکول میں بھی جب میں ایک فنکشن میں گزشتہ ہفتہ گیا تھا تو وہاں پہ بھی یہ بات کہا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء کرام, ہمارے دین اور سیاسی قائدین ہم ایک طرف بیٹھے, اور آج جس طریقے سے یتیم خانہ بنگلور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جہاں کوشش کرنے سے بچوں میں تعلیمی شوق بڑھا سکتے ہیں, اور جیسے ہمارے ریاستی وقف بورڈ کے صدر بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ہر ضلع میں اگر ایک ایک تنظیم کو ہم لیں اور اس سلسلے کو ہم جاری کریں, اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بار بار اس بات کو میں نے کوشش بھی کی ہے اور یہ جاری کرنے کی بھی ہم نے تمام کوششوں کے باوجود یہ شوق ہمارے قوم میں بڑھ چڑھ کر نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں ایک اردو اسکول ہے, یہ ظاہری طور سے یہ ہے کہ ہماری آبادی کے درمیان میں یہ اردو اسکول ہوتی ہے, اور جہاں ہماری آبادی ہے وہاں پہ باقاعدہ ہمارے مساجد بھی ہے. اگر اردو اسکولوں کی نگرانی مساجد والے اگر طے کر لیں تو باقاعدہ ان اسکولوں کے پرورش بھی کر سکتے ہیں, اسکول کے ذریعے ہمارے بچوں کے تعلیمی نظام کو بھی اور بہتر بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں.
आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा रियासत का मैं कहूँगा कि सबसे अजीम एक औकाफी इदारा है तो ये बेंगलोर ऑर्फनेज है, जिसे आपने ना बाकायदा इस मुकाम तक ले आया है कि जहां हर साल आप 1 करोड़ के ऊपर अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो आप अपने सही आमदनी का और इसका सही हक उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जिसे आज वक्त की जरूरत समझ सकते हैं। वक्त की ये जरूरत है कि पढ़ने वाले बच्चों को है ना, उनको किसी भी तरीके से हमें है ना इज्जत अफजाई करना है, उनको हौसला अफजाई करना है। और ये काम बाकायदा बेंगलोर ऑर्फनेज की कमेटी इसे अपने जिम्मे लेकर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे आंधियों के दरमियान ये इदारा को है ना बचाकर आप सामने ले आए।